ओ दिल ने यार की पूजा की है। मुसाफिर जाने वाले। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चलिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है इंडियन सेक्टर। इंडियन इकोनॉमिक जो है उसके सेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। एंड सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक, या और बात करें इकोनॉमिक्स चैप्टर का जो है, ऐसे देख लीजिए आप। सेक्टर ये आर है, यहाँ एस लगा दीजिए, ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। हम जब जो काम करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में जितने हम काम करते हैं, लोग खेत में, कारखानों में, बैंक में, अस्पताल में, स्कूल, होटल, बहुत सारी जगह काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, और कुछ तो मकान की सफाई करते हैं, कुछ औरतें भी काम करती हैं घरों में जाकर, मेड का काम करती हैं। तो ये सभी जो अपने जीवन चलाने की, लाइफ सर्वाइवल के लिए काम करती है, और जितने भी काम लोग करते हैं, क्रिया करते हैं, उसके आधार पर जो है इनको कई वर्गों में बांटा गया है। इसी वर्ग को जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को शामिल किया गया है, उसी को अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहते हैं, है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जानते हैं पहला जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें वो है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। क्या है? तो प्राइमरी, ऐसे प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे इसको, है ना। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क इसमें से हो गया, और प्राइमरी सेक्टर इंग्लिश में। तो देखिए, व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचर रिसोर्सेज, इट इज द एन एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी सेक्टर। जब हम डायरेक्टली नेचर का एक्सप्लॉइट करके, शोषण करके नेचर से कोई वस्तु प्राप्त करते हैं, उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना। फिर से रिपीट कर देते हैं। पी सेक्टर हम यहाँ रख लेते इसको, प्राइमरी सेक्टर को। तो कह रहा है व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, इट इज एन एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी सेक्टर। जब हम नेचर का एक्सप्लॉइटेशन, शोषण करके नेचुरल रिसोर्सेज का कुछ प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर यानी कृषि, है ना, एग्रीकल्चर हो जाएगा। उसके बाद डेयरी फार्मिंग हो जाएगा, डेयरी हो जाएगा, दूध उत्पादन करना। और क्या हो जाएगा? तो वही हो जाएगा फिशिंग, मछली मारना। और फॉरेस्ट्री भी आ जाएगा, यानी जंगल जो हम प्राप्त करते हैं उस। और माइनिंग भी आ जाएगा, माने खनन कर कुछ निकालना। तो ये हो गया प्राइमरी सेक्टर, यानी खेती, कृषि, मछली मारना, दूध, ये सब करना। फॉरेस्ट से कुछ प्राप्त करते हैं, या माइनिंग यानी खनन कर खनिज प्राप्त करते हैं, सब क्या आएगा? प्राइमरी सेक्टर आएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं दूसरा हम लोग सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इसका हिंदी में बात करें तो द्वितीय क्षेत्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा द्वितीय सेक्टर, द्वितीय क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्र क्या है? देखिए, तो अगर इसका हम इंग्लिश में डिफिनेशन करें तो देखिए, कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट are changed into the other form and through way of the manufacturing that we associated with the industrial activities। ठीक है। जब हम प्राथमिक चीज़ों को, प्राइमरी सेक्टर गुड्स को एक नए आइटम में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रीसियस आइटम में, महंगे आइटम में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम द्वितीय क्षेत्रक बोलते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? कवर्स एक्टिविटीज इन विच आर नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू द अदर फॉर्म
थ्रू द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट वी एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। कह रहा है कि जब हम इंडस्ट्रियल उद्योग का यूज करते हुए प्राइमरी सेक्टर गुड्स को एक नए एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, है ना, जैसे दूध से दही। एग्जाम्पल में क्या कर लेंगे हम, तो जैसे एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, तो इसके जैसे कॉटन से हम फाइबर से क्या बना लिए, कॉटन मतलब यूजिंग द कॉटन और फाइबर बना लिए, फाइबर यानी, ठीक है ना, और उसको भी पर क्लोथ बना लिए, इसको फाइबर से क्या बने, क्लोथ यानी कपड़ा। और जैसे फर्नीचर, हम लकड़ी से, ऊड से फर्नीचर बना लिए, है ना, तो ये सब आ जाता है। बहुत सारे, तो दूध से चीज़, पनीर, स्वीट्स जो भी हम बनाते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर गुड्स को जैसे ईख से, शुगर केन से हम शुगर बना लेते हैं, चीनी, ये सब सेकेंडरी सेक्टर हो गया। सेकेंडरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, चूँकि इंडस्ट्री से ही हम प्रोडक्ट करते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर द्वितीय क्षेत्रक एक ही नाम है, ठीक है ना। द्वितीय क्षेत्र को, सेकेंडरी सेक्टर को, है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इंडस्ट्री सेक्टर। देखिए, और हम बात करें जीडीपी की, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर टू जीडीपी, यानी कि जीडीपी की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शरी सेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीडीपी। सॉरी ये गलती हो गया। देखिए, प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शरी सेक्टर, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जीडीपी, ये आएगा जीडीपी, ठीक है ना। जीडीपी सो बिग इन इकोनॉमिक का दिखता है अगर। और देखिए, अब क्या करें, द सेक्टर ग्रेजुअली बिकम द एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इंडस्ट्री दैट कम इनटू द कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। अब तो तीनों सेक्टर के जो एड है, जोड़ को, उसको जीडीपी बोल सकते हैं। और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्लस, और हम जीडीपी की बात करें तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड सम ऑफ द प्राइमरी एंड, और इस पीरियड में जितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उस पीरियड में हम ऐड करेंगे, उसको जीडीपी बोलेंगे। सिंपल में कह सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर के एड को बोलेंगे हम, जो है अपना क्या, तो जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, तो टर्शरी सेक्टर क्या है, तो ए है ए और आई, टर्शरी, ऐसे कर लीजिए, सेक्टर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो तृतीय सेक्टर बोलेंगे, तृतीयक क्षेत्र बोलेंगे हिंदी में, क्षेत्र, है ना। हम जो काम करते हैं उसको हम 3 भागों में बांट लिए हैं। चलिए, अब हम टर्शरी सेक्टर को यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। तो दिस एक्टिविटीज बाई देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट इट आर द एन एड और द सपोर्ट टू प्रीवियस 2 सेक्टर। कह रहा है कि ये अपने आप गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन दूसरे को हेल्प करता है, जैसे टर्शरी सेक्टर नॉट प्रोड्यूस हिमसेल्फ गुड्स बट इट इज द हेल्प द प्रीवियस 2 सेक्टर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी ये दोनों सेक्टर जो द्वितीय है और तृतीय है, द्वितीय और प्राइमरी, उसको हेल्प करता है। जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, बैंकिंग, इसके एग्जाम्पल में क्या कहा जाएगा, ट्रांसपोर्ट, है ना। और क्या क्या आ जाएगा इसमें आपको आ जाएगा, देखिए एग्जाम्पल में अगर बात करें टर्शरी सेक्टर का एग्जाम्पल में, तो क्या आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा यानी यातायात, और क्या आ जाएगा आपको, टीचिंग आ जाएगा जो हम लोग करते हैं, इंजीनियरिंग भी आ जाएगा, है ना, इंजीनियरिंग आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, डॉक्टरी आ जाएगा। जो भी सेवा देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सब किस में आ जाएगा, टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र बोलते हैं, है ना। और जो भी देश सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व है, उसका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना।
ओके। और फिर हम बात करें कि जो भी होलसेल और ट्रेन से जो भी बेचते हैं वो सब आ जाएंगे, सेवा देते हैं। अब देखिए इसमें हम द्वितीय तृतीय से समझ लिए। अब देखिए सर्विस सेक्टर देखिए अब वर्तमान में तो बहुत अपना मतलब जो है एक्सपेंड हो गया है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, क्योंकि आप जानते हैं कि तरह तरह के स्टूडेंट और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आ गया, कॉल सेंटर सब होता है। तो डॉक्टर, धोबी, वकील, शिक्षक सभी होते हैं, क्या है, सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। प्रशासनिक कार्य में यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य में होते हैं वो भी, जैसे इंटरनेट है, कैफ़े है, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सब क्या है, तो ये मतलब सर्विस सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है। ठीक है। आपके बुक में एक तालिका दिया होगा, एक खंड दिया होगा, और इसमें चुनने के लिए देता है कि कल्पना क्या है, नहीं है, कौन से सेक्टर में नहीं है, कि कौन से काम हो रहा है वो नहीं है, वो देखेंगे आप। अब तीनों सेक्टर की तुलना करेंगे, है ना, यानी हम अगर बात करें कि तो जो है कंपेरिजन करेंगे, हम कंपेरिजन करेंगे कितने जो हम हमारे तीनों सेक्टर जो है, थ्री सेक्टर जो है, उसके बीच में हम जो कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए हम अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन मतलब कितना एम्प्लॉयमेंट देता है, रोजगार देता है, उस पर भी देखेंगे। तो अभी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन देता है रोजगार, तो एग्रीकल्चर। देखिए तो एग्रीकल्चर में जाने के लिए आपको किसी विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, होती तो है लेकिन बिना ट्रेनिंग के भी काम चल जाते हैं। लेकिन मान लीजिए डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, शिक्षक बनना हो, आपको यूपीएससी बीपीएससी कंप्लीट करना हो, तो उसके लिए पढ़ने के लिए खास ट्रेनिंग की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है। आप इंडस्ट्री में कोई बड़े मशीन चलाना है तो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए आपको। तो इसलिए जो है इन सेक्टरों में, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में आपको ज़्यादा लोग नहीं जा पाते हैं और ज़्यादा रोजगार नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्राइमरी सेक्टर में जैसे एग्रीकल्चर में जिसको कुछ नहीं मिलता है वो वहाँ पर चल जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया, आपको कंपेरिजन हम ऐसे करेंगे कि वो सेक्टर जो है कितना लोग को जो रोजगार देता है, उसका जीडीपी में, देश के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरह से हम तीनों क्षेत्रों में तुलना कर लेंगे। ठीक है ना। और भारत जो है अभी एग्रीकल्चर शुरू से ही आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर जो बेस पर इनका इकोनॉमिक रहा है, तो इस हिसाब से अगर देखें आप तो अभी भी हमारा 50% से ज़्यादा लोग किसमें, तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। आपकी बुक में 60% के आसपास दिया होगा, नया बुक होगा कम दिया होगा। ओके, निर्भर है अभी भी। और लेकिन जीडीपी में देखें, भारत के जीडीपी में केंद्र सरकार अगर देखा जाए, उसका आंकड़ा देखा जाए तो ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन इसका नहीं होता है। ठीक है ना। देखिए अगर हम कैसे कैसे प्रत्येक क्षेत्र के जो है हम कैसे जानेंगे क्या है नहीं है। देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर यानी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय सेक्टर, इसके विषय में हम बात करेंगे कौन कितना क्या करता है। तो बड़ी कठिनाई है कि होती है किसी वस्तु की कीमत कैसे जाना जाए, कैसे गुड्स का कीमत जाना जाएगा। देखिए तो जैसे को फाइनल गुड्स का ही हम जीडीपी में जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1,000 रुपये आपकी बुक में दिया गया है कि 1,000 जो है यहाँ पर, सॉरी 10,000 मान लीजिए, 10,000 किलोग्राम जो है आप क्या है, गेहूँ, व्हीट लेते हैं, व्हीट। ठीक है ना। और 8 रुपये उसको प्रति मतलब बेचा जाता है, गेहूं को 8 रुपये प्रति ग्राम दर से बेचा जाता है पर केजी। और गेहूं का मूल्य जो है तो कितना हो जाएगा, एक इतना केजी का, तो कितना हो जाएगा इसका, तो मतलब 8,000 हो जाएगा, सॉरी 80,000 हो जाएगा। मतलब मान लीजिए इतना केजी जो है, 10,000 केजी अगर बेचा जाए व्हीट, तो ठीक है। अगर हम इसको 10 रुपये प्रति, फिर अगर बात करें नारियल का दिया गया है बुक में आपके कि 10 रुपये पर जो है नारियल हम बेचें, कोकोनट, तो उसका जो है अगर हम बात करें, अगर इतना उसका मूल्य होता है, इतना है नारियल उतना, तो कितना हो जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी 50,000 रुपया होगा। इस प्रकार तीनों सेक्टर के जो गुड्स होते हैं, सेवाओं का मूल्य की गणना जो है की जाती है, और इसका योगफल जो है लास्ट हम प्राप्त करते हैं, आउटपुट। और लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत होती है कि बेची गई वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम, मतलब ये नहीं कि अंतिम जो नहीं है कि हमेशा जब जब बिक रहा है तब तक उसको ऐड किया जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे आटा जो हम बात करें, और एक किसान जो है आटा मिल को 8 रुपये प्रति ग्राम गेहूँ बेचता है, और फिर कह रहा है कि गेहूँ की पिसाई बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये किलो बेचता है पर केजी। तो बिस्कुट की कंपनी जो है आटा के साथ चीनी, तेल और चीज़ मिलाती है ना,
और बिस्कुट की 4 पैकेट तैयार करती है, तो बाज़ार में कंज्यूमर को, उपभोक्ता को, कस्टमर को मतलब 60 रुपये में, यानी पर, और 15 रुपये के जी 15 पैकेट 15 रुपये पर पैकेट बेचता है बिस्कुट, तो 60 रुपया हुआ। तो यानी 10 रुपये के गेहूँ में खर्चा मिला कितना, 60 रुपये कमा लिया। तो 60 रुपया जो हुआ लास्ट मतलब प्राइस हो गया, यानी लास्ट अंतिम प्राइस हो गया, ठीक है ना। उसी तरह हम ये नहीं कि हर जगह उसका जोड़ते रहेंगे, 10 रुपया आएगा, 8 रुपया गेहूँ का जोड़ दिया, फिर 10 रुपया वहाँ, 18 रुपया वहीं हो जाएगा, फिर चीनी तिल, फिर बिस्कुट का नहीं। लास्ट गुड्स जो उसका होगा, जैसे पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में होता है, फिर बिस्कुट के रूप में मूल्य कई बार गणना करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। लास्ट में बिस्कुट के ही मतलब गनेंगे, यानी लास्ट फाइनल गुड्स का ही हम प्राइस इसमें जो है काउंट करते हैं, ठीक है। अब है हिस्टोरिकल चेंज। हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर, माने ऐतिहासिक क्षेत्रकों में जो ऐतिहासिक परिवर्तन आया उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे समय बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, है ना। जैसे कि हमारे पास इतना हॉस्पिटल नहीं था, इतना स्कूल नहीं थे, प्राइवेट या सरकारी स्कूल नहीं थे, और इतना जो है कैफ़े नहीं था, ये आपको मल्टीप्लेक्स नहीं थे, सिनेमा हॉल नहीं थे, है ना, मॉल नहीं थे, बहुत सारे बाज़ार नहीं थे। तो क्या हो, सारे लोग किस में लगे हुए थे, सारे लोग कृषि में, एग्रीकल्चर में ही लगे हुए थे, है ना। और लेकिन धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट, जैसे इतना ट्रेन चला, बस चलने लगे, तो जितने भी नए नए चीज़ें आए सब में जो है, जैसे ट्रेड होने लगा, तो व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, है ना। तो उसमें काम करने के लिए, जैसे लोग ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव करने के लिए, सेना में, आर्मी में जाने, आर्मी में, पुलिस में जो भर्ती होने लगे, तो जो पहले से जो बोझ कृषि पर था वो हट कर अब कहाँ चला गया, सेकेंडरी और टर्शरी में, यानी द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में, यानी सर्विस क्षेत्र में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले गए। तो क्या हुआ, तो लोग अब प्राथमिक सेक्टर से, यानी कृषि से हट करके इसमें जाने लगे। तो 100 वर्षों देखा जाए, 100 वर्षों बाद तो सबसे ज़्यादा जो डेवलप हुआ है वो आया है सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में, प्राइमरी से हटकर। तो इसको बोलते हैं ऐतिहासिक चेंज इन द सेक्टर, ठीक है। तो जैसे कि बहुत लोग नर्स, टीचर बन गए, डॉक्टर बन गए, बहुत लोग ट्रांसपोर्ट में ड्राइवरी करने लगे, और व्यापारी एक्टिविटीज करने लगे, कैफ़े खोल दिए, है ना, कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर बन गए। तो इस तरह से चेंजिंग है। तो पिछले अगर 50 वर्ष में देखा जाए तो जो है ढांचा उतना बदला नहीं है, लेकिन अभी 50% लोग इसमें इन्वॉल्व है, और लगभग 15-16% लोग सेकेंडरी सेक्टर में, और शेष जो है अगर 16% कुछ और बचते हैं तो 20% का तृतीय सेक्टर में या सेवा क्षेत्र में है, जो है वो काम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वो आपके बुक में अलग अलग आंकड़ा दिया होगा, उसको आप देख लेंगे। तो क्या हुआ, जो कृषि क्षेत्र से हट के, प्राइमरी से हट के आप देखेंगे कि वो टर्शरी और सेकेंडरी में गए, तो इसको हिस्टोरिकल चेंज बोलते हैं। सेक्टर में, क्षेत्रों में जो है वो बदलाव है। अगर बात किया जाए कि अगर हम भारत में कंपेरिजन करें उत्पादन के लिए बहुत क्या है, और एक होता है कि व्हाई द मोस्ट, एक है तो व्हाई कि वेयर द मोस्टली पीपल एम्प्लॉयड, सबसे ज़्यादा लोग क्या है कि वेयर, शॉर्ट में हम लिख देते हैं, वेयर मोस्टली पीपल एम्प्लॉयड, मैंने सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे तो वही एग्रीकल्चर में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से आउटपुट आता नहीं है। अमेरिका में 1-2% लोग काम करते हैं, लेकिन उसमें सारे लोग को जो है उतना काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन, योगदान देश के अच्छा होता है। हमारे यहाँ हमारे से, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग वो करते हैं, आधुनिक कृषि करते हैं। अब हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, तो खेत के आकार जो है, मिट्टी के जो प्लॉट है उसका आकार जो है, भूमि का छोटा है, तो छोटे पर जो है फार्मिंग करना, कृषि करना वो इजी जॉब नहीं है। तो इसलिए हम ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं। हम 9th में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े होंगे, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, तो आप जो है जब कहीं किसी जॉब नहीं मिलता है, मजबूरी में वो दिखता है कि जॉब कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहा होता है ना। वो क्या कर रहा होता है, वो टाइम पास कर रहा होता है। तो ये कहीं ना कहीं जिसको कहीं जॉब नहीं मिलता है, प्राइमरी सेक्टर में लगा रहता है, वो लगा हुआ नहीं बल्कि मजबूरी में लगा हुआ, उससे उसके रहने से नहीं रहने से उत्पादन में, प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको जो है हिस्टोरिकल चेंज जो है हम सेक्टरों में, क्षेत्रों में देखते हैं। और अभी भी ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में ही ज़्यादा जो है
इन्वॉल्व है। ज़्यादा लोग कहाँ हैं, तो भारत को देख पिछड़ा हुआ, तकनीकी नॉलेज से भी हम पिछड़ा हुआ थे, है ना। ठीक है, तकनीक जो है हमारा अभी पिछड़ा हुआ था, तो हमारा देश उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा। 8वें मतलब हम बहुत आगे अभी आ चुके हैं आज़ादी के बाद से। तो शिक्षा में, हमारे स्वास्थ्य में उतना प्रगति हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी बहुत प्रगति करने की, डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है ना। तो अभी भी हम देखेंगे कि महिलाएं बहुत कम एजुकेटेड हैं, तो उसको ज़रूरत है करने की। और तृतीय सेक्टर में जो है सर, मतलब थर्ड सेक्टर में क्या क्या बढ़ा, जैसे अस्पताल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट ऑफिस, है ना, और पुलिस स्टेशन, कोर्ट, है ना, नगर निगम, रक्षा, जितने भी डिफेंस है, बीमा हो, बैंक हो, सब इसमें, तो इसमें लोग एम्प्लॉय हुए हैं, है ना। और भारत एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसके लिए मंडी मार्केट चाहिए, बैंकिंग चाहिए, तो ये सब जो है तृतीय सेक्टर की ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। जैसे रेस्टोरेंट खुल गए, शॉपिंग मॉल, निजी अस्पताल खुल गए, निजी विद्यालय यानी स्कूल खुल गए, है ना। इस सब में डिमांड बढ़ी, तो लोग कहीं ना कहीं चेंज हुए। इसमें कहाँ एम्प्लॉयड है देखेंगे तो वहीं तकनीकी और नॉलेज नहीं है, तो पिछड़ा हुआ है, तो ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही यानी प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व होगा। अगर होगा तो जाएंगे वो सेकेंडरी में, स्टडी में जाएंगे, है ना। उसके लिए हमको क्या पड़ेगा, उसके लिए हमको मतलब एजुकेशन में हमको ये करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि प्लम्बर हो गए, पेंटर हो गए, जो कुछ मरम्मत करते हैं, है ना, रिपेयर करते हैं, उनको उतना नहीं होता है ना, उनको उतना इनकम नहीं होता है, कभी मिला काम नहीं मिला, तो उसमें तो नहीं है। लेकिन जो और भी डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, सेवा क्षेत्र में है सब, है ना, और बड़े बड़े मिस्त्री है, इंजीनियर है, उनको मिलता है, इन लोगों को उतना नहीं मिल पाता है। फिर देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने, आज़ादी के बाद हमारी गवर्नमेंट ने 1991 में वर्ल्ड इकोनॉमिक को खोल दिया, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर पी.वी. नरसिम्हा राव थे, और मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर से वित्त मंत्री, जो बाद में पीएम भी बने, इनके काल में आप देखेंगे कि 91 में गवर्नमेंट जो एक बड़ा परिवर्तन किया अपने यहाँ, और उसका झुकाव जो है प्राइवेट और मतलब ग्लोबलाइजेशन और जो है लिबराइजेशन की तरफ गया। और एक जो है वो पब्लिक सेक्टर क्षेत्र के जो है केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और उनके जन साधारण के लिए, कॉमन पीपल के लिए आवश्यक जो है चीज़ें जुटा रहे हैं। और हम वर्ल्ड के इकोनॉमिक से जुड़े, वर्ल्ड के लोगों को हम अपने यहाँ इन्वाइट किया, हम भी जहाँ जाने लगे, तो ये बदलाव आया। और हम देख कृषि क्षेत्र में जो अधिकांशतः जो प्राइमरी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, जीडीपी में जो है योगदान केवल 1/4 है, 1/4 है। इसकी तुलना हम देखें और द्वितीय और सेकेंडरी में जो है जीडीपी में हिस्सा जो है 3/4 है। परंतु अभी भी आधे से ज़्यादा कम लोग रोजगार प्रदान बहुत कम लोग का होता है, नहीं ज़्यादा मिल पाता है ना। अब हम देखते हैं, जैसे अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट समझा दिए ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको बोलते हैं हिंदी में। तो उसमें किसी को काम नहीं मिलता तो एग्रीकल्चर में लग जाता है, उसके रहने से नहीं रहने से प्रोडक्शन पर कोई काम फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी ख़त्म हो गया आपका। अब हम कहते हैं कि रोजगार कैसे हम, हाउ वी क्रिएट, क्या करेंगे हम कि हाउ वी क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब हम देहाती एरिया में क्या करें, वहाँ पर हम छोटे छोटे उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करें, है ना। और लोगों को, सबसे पहले तो लोगों को हम बैंक से लोन दे, और छोटे मोटे जो लोन अगर मिल जाए 50,000, 30,000, 1 लाख, इस तरह का लोन मिले, गवर्नमेंट पॉलिसी, बैंक की पॉलिसी हो, तो उसको क्या होगा, तो लोगों को जो है कहीं ना कहीं अपना बिजनेस करने में आज़ादी, छूट मिल जाएगी। और जो छोटे मोटे किसान हैं, जो मतलब अपने बीज सीड्स खरीदने के लिए नहीं मिल पाता है, उनको मिल पाएगा। और जैसे हम कोल्ड स्टोर खोल दे, देहातों में जो सब्जी ख़राब होने लगते हैं, उसको बेचना पड़ता है उन लोगों को, अपने प्रोडक्ट को, तो अपना स्टोर कर सके, यानी ग्रेनरीज का व्यवस्था करें, स्टोरेज हाउस बनवा दिया जाए, है ना। लोगों को टेक्निकल नॉलेज गवर्नमेंट की तरफ प्रोवाइड किया जाए, छोटे मोटे जो है अपना रोज़गार खुद से कर सके, जैसे ट्रांसपोर्ट चलाने लगे, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करने लगे। तो जैसा ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज दिया जाए, उसको बैंक से लोन दिलाने का, इजी लोन दिलाने का, है ना, उसको तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं हम रोज़गार कर सकते हैं। हम डैम बनवाए, डैम पर जो है तरह के प्लांट लगाए फल वाले, उसको देखने के लिए लगाए, उसमें पानी पटाने के लिए लगाए, रिपेयर करे। जैसे मनरेगा है ना, मनरेगा है, जो मनरेगा है, इसकी शुरुआत जो है 2005 में हुई थी, है ना। मनरेगा की शुरुआत जो है अगर हम देखें तो ये 2005 में हुई,
ठीक है। तो इसका क्या है, तो देखिए यह अगर नरेगा की हम बात करें तो ये है, ये कब आया था 2005 में। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब भारत के 200 डिस्ट्रिक्ट में 200 डिस्ट्रिक्ट में देखिए नरेगा देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में महात्मा गांधी के जो है वो आइडिया पर इसको शुरू किया गया था कांग्रेस के रीजन में। और जो है भारत के 200 जिलों में काम करने का अधिकार को लागू करने के लिए कानून बनाया गया। इसी को जो है वह नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लाया गया। इसमें क्या था, इसको बाद में महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया गया। सभी लोग जो काम करने में के सक्षम है और काम करने की ज़रूरत है और काम करना चाहते हैं, उसको गवर्नमेंट जो है कितना, तो गवर्नमेंट जो है वो 100 दिन का काम जो है अब बढ़ा दिया गया है, 150 दिन शायद कर दिया गया है। इसमें 100 दिन का काम जो है 100 डे का काम जो है उसको देंगे, और काम नहीं देते हैं तो उनको पैसा पी कर जाएगी, यानी कि आपको काम करने की गारंटी मिलेगी और नहीं काम मिल देती है गवर्नमेंट तो आपको पैसा देगी। तो ये है आपको नरेगा। तो हम क्या बोले हैं कि जैसे लोन प्रोवाइड किया जाए, आज इजी लोन गवर्नमेंट रिस्क ले उसका, और बैंक जो है 50,000 1 लाख तक लोन जो है छोटे लोगों को दो ताकि अपना जो है वो बिजनेस शुरू कर सके। टेक्निकल नॉलेज दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाया जाए, टाउन आसपास के रूरल एरिया में बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाया जाए, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था मतलब सड़क अच्छा किया ताकि ट्रांसपोर्टिंग आने जाने में लोग को ईजी हो, और हमारे यहाँ अच्छे अच्छे कंपनियाँ है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोला जाए, और स्टार्टअप इंडिया जो चला है उस तरह के में और प्रमोट किया जाए, है ना, उसमें और इम्प्रूव किया जाए। तो जैसे बड़े बड़े किसान जो होते हैं वो उच्च हाई इंटरेस्ट लोन लेते हैं, जो अपने लोन चुकाने में ही सारा फसल बर्बाद कर देते, ख़त्म हो जाता है, तो उनको इजी लोन दिया जाए और लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू कर सके, खाद बीज खरीद सके और अपने छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर सके। तो यही एक कारण है जिसको जैसे हम कोल्ड स्टोर की व्यवस्था कर दें, है ना, स्टोरेज की व्यवस्था कर दें, जो उनके ख़राब होने की रहता है उनका ग्रेन या प्रोडक्ट उसको सेल कर देते हैं, जैसे रॉ मटेरियल फ्रूट्स हो या सब्जी हो, है ना, इस तरह की चीज़ें हो। और कोल्ड स्टोर का व्यवस्था हो, डेयरी फार्मिंग की व्यवस्था करें, डेयरी फार्म बना दिया ताकि दूध लोग बेच सके, अच्छा इनको मिल सके। तो इस तरह से हम रोज़गार जो है क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे अभी जो बहाली है, पोस्ट खाली है, उसमें वैकेंट है, उसको भरे फिलअप करे गवर्नमेंट। ऐसे टीचर का सीट खाली रहता है, डॉक्टर का, नर्स का, है ना, यानी अधिकारी का, उसको भरे, है ना। तो ये सब हम इससे रोज़गार जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, लोग को टेक्निकल ट्रेनिंग भी दे। अब जो है आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लास्ट सेक्टर क्या है, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, तो संगठित क्षेत्र इसको बोलते हैं। संगठित क्षेत्र यानी सरकारी, इसमें जो टर्म जो है एम्प्लॉयमेंट रेगुलर मिला हो, है ना, और जो है क्या है कि एक वेजेज जो फिक्स है वो मिले भी, फेयर वेजेज भी मिले, और इसमें अधिकांशतः बोले कि सरकारी और सरकारी यानी एनजीओ और द गवर्नमेंटल जॉब जो है इसमें आएंगे। इसमें छुट्टी भी मिलता है, आपको हॉलीडे भी मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेचुइटी भी मिलता है, सैलरी जो है वो टाइम पर मिल जाता है, फिक्स होता है, जॉब जाने का खतरा नहीं होता है। तो ये सब क्या आ जाएंगे, तो ये सब आ जाएगा आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें मतलब मेडिकल फैसिलिटी भी मिलता है, ड्रिंकिंग वाटर सेफ होता है, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट होता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया जिसमें काम जाने की चिंता नहीं हो, सैलरी अच्छा मिले, वेजेज में अच्छा मिले, हॉलीडे और टीएडीए मिलता हो, प्रोविडेंट फंड मिलता हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर। सरकारी और सरकारी या फिर प्राइवेट लिमिटेड, इसे वो भी सब आते हैं जो गवर्नमेंट की नॉर्म को पूरा करता, टर्म को पूरा करता हो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या आ जाएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होगा, असंगठित क्षेत्र। क्या बोलेंगे, असंगठित क्षेत्र बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि आप जो स्मॉल स्केल जो यूनिट होते हैं आउटसाइड, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के आउटसाइड होते हैं और रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करते हैं,
जॉब में बहुत कम सैलरी मिलता है ना, और रेगुलर नहीं होता है जॉब मिलता है, प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता है, कोई इसमें पे लीव नहीं है, यानी हॉलीडे में जाइएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा सैलरी से कट जाएगा, और बीमार होने पर भी आपको सैलरी पैसा कट जाता है। एम्प्लॉयमेंट से यानी रोजगार अब कब खत्म हो जाएगा, अभी सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित रोजगार नहीं है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है काम करने का, स्मॉल सैलरी जब जब चाहे आपको हटा देता है काम से। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज यानी असंगठित क्षेत्र। इसमें कहीं ना कहीं शोषण होता है, मतलब किसके, जो काम करते हैं उनका, यानी जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम है वो बुझे कि ये असंगठित है। जो सरकारी में है सिंपल समझे तो, है ना, जैसे सरकार तो वो है संगठित क्षेत्र, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर का संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, यानी काम जो करते हैं उसको, है ना। अच्छा, कैसे हम जो है प्रोटेक्ट करेंगे, हाउ प्रोटेक्ट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर पीपुल, तो हम इसके प्रोटेक्ट करेंगे कि कड़ा रूल लॉ बनाए कि कोई अगर अपने एम्प्लॉयमेंट का जो है, जैसे रूरल एरिया में देखेंगे तो जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, स्मॉल स्केल माइनर फार्मर होते हैं, है ना, शॉपकीपर होते हैं, अनदर आर्टिस्ट होते हैं, जो वीवर है, कारपेंटर है, उनको तो कर देखा जाएगा लगभग 80% रूरल हाउस होल्ड और जो है जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर है 80%, है ना। तो उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा रूल नियम बनाया जाए ताकि कम से कम सबको फेयर जो है उसको सैलरी मिले, उसका शोषण नहीं हो, कम से जो सैलरी पर काम कराए उसका जो है पनिशमेंट दिया जाए, इस तरह की व्यवस्था किया जाए, है ना। अर्बन एरिया में भी ऐसा ही किया जाए, और लोगों के जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उसका सरकार जो है बीमा कराए, लाइफ इंश्योरेंस कराए, उसको कुछ बीमार सिकनेस होता है या फिर कुछ होता है, इंजर्ड होता है, तो उसका मुफ्त में इलाज कर सके, इलाज हो सके, ट्रीटमेंट हो सके, और उसके फैमिली को जो है इकोनॉमिकल सपोर्ट मिल सके, ठीक है ना, इस तरह व्यवस्था किया जाए। इस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, यानी असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं उनको, ठीक है ना। और ST SC जो है, जैसे मैं अर्बन एरिया में, शहर एरिया में बता दिए, और ST SC में जैसे ST SC यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग होते हैं उनका जो टर्चर होता है वो तो बना हुआ है रूल, उसको भी कड़ा बनाने की जरूरत है उनको, और मतलब रियल में उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से प्रोटेक्ट और सपोर्ट जो है हम इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पर भी काम करनी चाहिए गवर्नमेंट को, यानी सबको लाइफ इंश्योरेंस कराया जाए, जीवन बीमा करा दिया जाए, और ताकि उनको इलाज ट्रीटमेंट का कुछ ऐसा कभी हो तो सपोर्ट मिल सके। और अब उनको भी ऐसा किया जाए कि गवर्नमेंट के द्वारा कम से कम नरेगा मनरेगा को और भी 200 दिन 300 दिन बनाया जाए, सैलरी उसमें और इंक्रीज किया जाए, किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। उस तरह का और प्रोग्राम चलाया जाए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है रूरल एरिया में उनको नरेगा मनरेगा की तरह और प्रोग्राम चलाया जाए, इस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी बीमा ये सब किया जाए। ऐसा रूल बनाया जाए, नियम बनाया जाए, कोई भी धनी मनी इंडस्ट्रियलिस्ट या कैपिटलिस्ट या फिर साहूकार मनी लैंडर या लैंडलॉर्ड्स जो है कम सैलरी पर किसी से काम कराते हैं उनको पनिश किया जाए, इस तरह से प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, क्या है, तो पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर क्या है, तो गवर्नमेंट जितना भी गवर्नमेंट का जो सर्विस प्रोवाइड करती है पब्लिक सेक्टर, जैसे रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, सोशल बेनिफिट इसका होता है, यानी सोशल वेलफेयर काम होता है पब्लिक सेक्टर में। इसके जो इसको जो प्रॉफिट होंगे पूरे देश के लिए होंगे, पूरे देश के लोगों का होगा। जैसे गवर्नमेंट जो है मनी टैक्स लेते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं पीपुल को ही, है ना। तो और जैसे बहुत सारे इनकम जो होता है वो, जैसे गवर्नमेंट जो फ्री एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो ये सब क्या है, पब्लिक फैसिलिटी है। और प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर हो गया या जितने भी मतलब जो गवर्नमेंट के या सार्वजनिक में गवर्नमेंट का जो कंट्रोल में हो, पब्लिक कंट्रोल में पब्लिक सेक्टर है। जैसे कि मान लीजिए रेलवे हो गया हमारे यहाँ, है ना, इस तरह का। और प्राइवेट सेक्टर में तो वैसे ऑनरशिप जिसका जो है कोई प्राइवेट लोग करता है, प्राइवेट संगठन करता है, उसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। जैसे टाटा आयरन हो गया, स्टील कंपनी हो, रिलायंस हो गया, अंबानी का हो गया, है ना, जो इसका सिर्फ ओनली प्रॉफिट कमाना है, मतलब मैक्सिमम अपना पेट भरना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, उसको दूसरे से मतलब नहीं है, उसको देश बाहर में जाए, लोग जनता बाहर में जाए, उससे मतलब नहीं है, मैंने अपने घर के लोगों के लिए अपने लिए ही सोचता है। और एक गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो पब्लिक पूरे वेलफेयर के साथ, प्रॉफिट के साथ साथ वेलफेयर का भी काम सोचती है, यानी लोगों की भलाई हो, उनकी अच्छाई हो, सोशल डेवलपमेंट का भी इनका ध्येय होता है। तो प्राइवेट सेक्टर माने प्राइवेट कंपनी हो या प्राइवेट लोग हो जिसका अपना प्रॉफिट होता है, उसको लोगों के भलाई से मतलब नहीं है। पब्लिक सेक्टर जैसे रेलवे हमारा जो है बहुत दिन तक घाटा में चला, जब तक कि लालू यादव रेलवे मिनिस्टर नहीं बने तब तक लॉस में चला था, लेकिन रेलवे बंद नहीं किया गया क्योंकि इसमें लोग बहुत सारे रोजगार मिला है, लोगों को यहाँ से वहाँ बहुत सारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है गुड्स को और सर्विसेज को लोगों को, तो
सोशल वेलफेयर का भी काम होता है पब्लिसिटर का। थैंक यू दोस्तों, और छूट गया हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और आप चाहे तो हमारा आप टेलीग्राम चैनल है ना, गवर्नमेंट जॉब अड्डा करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। का यूके गवर्नमेंट जॉब अड्डा है, यूके यानी उपेंद्र कुमार, टेलीग्राम पर। तो वहाँ पर हम क्यों डालेंगे, आप वहाँ कर सकते हैं। अच्छा लगे चैनल तो लाइव सब्सक्राइब कीजिए और कराइए भी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।